चलिए, तो लिखिए प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्योर रोलिंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, देखो सपोज अपने पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। क्लियर। अब यहां पर एक अपना एक ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट स्पेरिकल पेरिफेरी का। ठीक है, इसका जो मास है वो m है और रेडियस क्या है, r है। ये बोल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, I। और ये क्या कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है। और जो सरफेस है ना वो क्या है, रफ इनफ। क्या है सरफेस, रफ इनफ, ताकि क्या हो, प्योर रोलिंग हो। क्लियर। अब क्या करते हैं, ये प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो अपना ये स्पीयर बन गया। अब देखते हैं स्पीयर को फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो सेंटर से दो फोर्स लगा सकते हैं, एक इधर लगेगा क्या, mg साइन थीटा, और एक नीचे लगेगा क्या, mg कॉस थीटा। लगा, एक रिएक्शन मिल रहा होगा n ऊपर की तरफ। ठीक, अब बताओ ये सारे जो फोर्सेस एक्ट करें सब सेंट्रल है ना। अब सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता यहां तो ये रोल ही नहीं होता ना, ये तो सीधा स्लाइड होकर नीचे आ जाता। फ्रिक्शन ही इसको क्या करा रहा है, रोल करा रहा है। फ्रिक्शन इसको क्या करा रहा है, रोल करा रहा है। और अगर ये प्योर रोल हो रहा है तो हर इंस्टेंट में ए बराबर क्या होना चाहिए, आर अल्फा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, आगे कि पीछे, पीछे। क्या होना चाहिए, पीछे। क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे होगा तभी तो अबाउट सेंटर फ्रिक्शन क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और इसका अल्फा को क्या रखेगा, ऐसा रखेगा। तभी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए नीचे है तो आर अल्फा क्या करेगा, इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट को अपोज करेगा और ए बराबर आर अल्फा होगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो चल नहीं रहा है रेस्ट पे। आ रही बात समझ में। तो ये बात होगी, तो फ्रिक्शन कहां लगा देते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट से पीछे। और फ्रिक्शन का भी क्या है, एक लिमिट है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल होता है और मैक्सिमम एक लिमिट तक लगेगा, उसके ऊपर अगर फिर उसके ऊपर लग रहा है तो फिर वो भी आर अल्फा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हर कंडीशन अपन देखेंगे, पहले नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं कि अगर प्योर रोल हो रहा है, गिवन है कि प्योर रोल हो रहा है, रफ इनफ है कि प्योर रोल हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो सारे फोर्सेस को मार्क करते हैं। देखो डाउन द इंक्लाइन प्लेन दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये बराबर होगा एम ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा टॉर्क का इक्वेशन लिख सकता हूं, टी बराबर अल्फा, ये तो बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई मोशन नहीं हो रहा। अब टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, तो टॉर्क तो कोई नहीं लगा रहा है। टॉर्क क्या है, कोई कोई नहीं लगा रहा है, ना एम जी साइन थीटा लगा रहे हैं, ना एम जी कॉस थीटा लगा रहे हैं, नहीं लगा रहा है, सिर्फ कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इंटू आर जो रेडियस है बराबर क्या होगा, आई अल्फा। ठीक, अभी आई को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आई डिपेंड करेगा कि रोलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसको रख देते हैं इस पे। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, ए। दूसरा चीज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ आर इंटू आर बराबर आई, अल्फा को क्या लिख सकता हूं, ए बाय आर, ये लिख सकता हूं क्योंकि क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। फॉर प्योर रोलिंग ए बराबर क्या होता है, आर अल्फा होता है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, फ्रिक्शन का इधर डालता हूं और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल देता हूं। तो देखो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर आएगा। अब उसको डालते हैं वहां पर, तो देखो क्या होगा, इधर सॉल्व कर रहा हूं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर की जगह क्या डालेंगे, आई ए बाय आर स्क्वायर, और आई ए बाय आर स्क्वायर, और बराबर इधर क्या है, एम ए। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा बराबर ए कॉमन आ जाएगा, एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम ए, एम प्लस आई बाय
आर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो ये जो आई है इसमें एम का टर्म तो रहेगा ही ना एक, क्या रहेगा एम का टर्म। अच्छा इसको ना वो ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, वो एलसीएम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं एलसीएम। तो क्या आएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, और एक आर स्क्वायर कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, पक्का। अब आप देखो आई जो भी होगा, आप रिंग ले लो, डिस्क ले लो, सब कुछ भी ले लो, स्पीयर ले लो, सब में एम आर स्क्वायर तो रहता ही है ना, एम आर स्क्वायर रहता ही है। बस आई के सामने जो लगे रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप रिंग ले लिए तो 1 रहेगा, अगर आप डिस्क ले लिए तो 1/2 रहेगा, अगर आप क्या ले लिए स्पीयर ले लिए, स्पीयर ले लिए तो कितना रहेगा 2/3, यानी सॉलिड लिए तो ये, और हॉलो लिए तो 2/7, सॉलिड लिए तो 2/5, हॉलो लिए तो 2/3। ठीक है, तो सामने का टर्म बस अलग रहता है, बाकी एम आर स्क्वायर तो सब में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूं, ये तो यहां तक लिखा हूं, अभी देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो क्या आया था, ए बराबर एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये लिख सकता हूं। तो क्या करूंगा देखो, ए बराबर ये आई को एम आर स्क्वायर लिखूंगा इंटू के लिख देता हूं, के इंटू एम आर स्क्वायर। तो ऐसा लिखता हूं देखो एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर बाय, यहां पर क्या लिखूंगा एम आर स्क्वायर प्लस के एम आर स्क्वायर। ये क्या हो रहा है भाई बार बार। तो देखो एम आर स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया, बचेगा क्या, एक्सीलरेशन बराबर जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का इसको नोट कर लो। ठीक, यहां जी क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा क्या है कांस्टेंट इंक्लिनेशन एंगल, 1 क्या है कांस्टेंट है, के क्या है डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मास और रेडियस ये दोनों चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो शेप एक टाइप का होना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन लिया, क्या लिया बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन लिया थीटा एंगल का, और यहां पर ना एक आर रेडियस का डिस्क लिया, कितने रेडियस का, आर रेडियस का डिस्क लिया, सेम इंक्लाइन, इसको यहीं से छोड़ दिया, लीव कर दिया, तो इसको क्या है कुछ समय लगेगा नीचे आने में। अब मैं क्या किया, उसी के जगह पे एक डिस्क लिया जो कि उससे डबल रेडियस का है, कितने रेडियस का है ये 2r रेडियस का है। बताओ उसको नीचे आने में क्या अलग समय लगेगा कि उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम, साइज आप छोटा ले लो या बड़ा। हाँ लेकिन अगर आप हॉलो लिए और सॉलिड लिए, तो हॉलो लिए तो रिंग बन जाएगा, रिंग के लिए ये जो k का वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, और अगर आप क्या लिए सॉलिड ले लिए तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो शेप अगर अलग लिए, स्पीयर ले लिए एक और दूसरा ले लिए एक हॉलो स्पीयर, तो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो अलग अलग टाइम पे दोनों नीचे आएंगे। लेकिन अगर शेप सेम है तो मास और रेडियस कुछ भी हो, मास और रेडियस कुछ भी हो, रोल होके उन लोग प्योर रोल होना है, प्योर रोल होके सेम टाइम में नीचे आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं है, तो ये याद रखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बच्चों, जी साइन थीटा 1 प्लस के। क्लियर है, समझ में आया इतना। अच्छा देखो अब इसी केस को अभी पढ़े ना, तो इसी में हम लोग एक आगे एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। लिखो ये क्या हो गया, एक मिनट, इसी से रिलेटेड एक सवाल बनाते हैं जिसमें लिखो, आगे बढ़ रहा हूं, लिखो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में जब प्योर रोल हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत जबरदस्त काम आता है सवाल बनाने के लिए। ठीक है, देखो ये होता क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है, और ये अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा से क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, मतलब ऐसे रोल होते होते कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। तो क्या चीज ध्यान दोगे बच्चे लोग आप लोग, कि
किसी भी इंस्टेंट पे t इज टू टी, अगर आप इसको पॉज कर दोगे, ठीक, क्या कर दोगे, पॉज कर दोगे और dt टाइम आगे बढ़ाओगे, तो हम ये मान सकते हैं ना उस dt टाइम में इसका सेंटर ऑफ मास आगे नहीं जा रहा है या आगे जा भी रहा है, तो अपन ये मान सकते हैं ना, देखो कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्या है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट ये पूरा डिस्क क्या कर रहा है, प्योर रोल हो रहा है। सेम कितने से, ओमेगा से, सेम कितने से, ओमेगा से, ठीक है। तो जिस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से मानते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस इंस्टेंट पे फिर जब ये पॉइंट थोड़ा देर ये रोल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया ना, अब ये इस इंस्टेंट में ये जो पॉइंट कांटेक्ट में ना वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मानना क्या है कि इस इंस्टेंट पे ये जो पॉइंट है P कांटेक्ट पॉइंट, इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट, ये जो रोल, ये डिस्क है या जो भी है, ये प्योर रोल कर रहा है। कितने ओमेगा से, उतने ही ओमेगा से जितना वो सेंटर मास के अबाउट गोल गोल घूम रहा था। समझ में? इससे इस तरीके से भी सॉल्व करने से बच्चों आंसर सेम आता है। जैसा हम लोग वेलोसिटी निकालने का तरीका देखें प्योर एक्सेलरेशन प्योर रोटेशन में, वैसे ही सेम एक्सेलरेशन का तरीका देखें, सेम आता है। कैसे देखना, सपोज ये मान के चलो एक ऑब्जेक्ट प्योर रोल हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और ये क्या है, ओमेगा था। मेरे को बताओ आप इस पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या निकाले थे जब पिछले बार निकाले थे, नॉर्मल तरीके से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, v प्लस आर ओमेगा से घूम रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का होगा आर ओमेगा। अब प्योर रोल हो रहा है तो v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या जाता था, 2v। क्या जाता था, 2v। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या जाता था, 0। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या जाता था, 0। फिर ये वाला पॉइंट देखते थे, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कैसा था, ऐसा आता था और कितना था, √2v। कितना था, √2v। आर ओमेगा था, सॉरी v था आगे की तरफ और आर ओमेगा था ऊपर की तरफ। इस पॉइंट का देखते थे तो कैसा आता था, इस पॉइंट का ऐसा आता था, √2v। क्लियर है बात, ठीक। अब आप देखो, गौर करो कि मैं इसको बनाता हूं किस कॉन्सेप्ट से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से। तो देखो क्या होगा, सपोज ये एक क्या है, प्लेन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो मैं क्या मानूंगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा था, ये इधर इस तरफ हो रहा था, सॉरी, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ओमेगा से क्या हो रहा है, इस तरफ रोटेट हो रहा है। अब मैं क्या मानूंगा बच्चे लोग, इसका ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसको मैं बोल दूंगा ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं बोलूंगा ये इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक, प्योर रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। अब देखो कितना मजा आएगा, देखो v बराबर आर ओमेगा होगा, ये तो आपको पता है, ठीक। अगर मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सिंपली क्या करूंगा, देखो बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, r है, और यहां से वेलोसिटी अगर निकालना है तो v बराबर क्या होता है, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो r डिस्टेंस दूर, इधर वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी लाइन ज्वाइनिंग के, और कितनी होगी, r ओमेगा, और r ओमेगा किसके बराबर है, v के बराबर। तो सेंटर ऑफ मास की v वेलोसिटी आ गई, वही तो केस है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, v। टॉप मोस्ट पॉइंट की देखते हैं, बताओ यहां से यहां की दूरी कितनी है, 2r, तो यहां की वेलोसिटी क्या आएगी, टेंजेंशियल 2r ओमेगा। कितनी आएगी, 2r ओमेगा, r ओमेगा v के बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2v। वही आई कि नहीं आई, कि अगर हम लोग इसको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मान ले, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट प्योर रोल करता हुआ मान ले, सिचुएशन दोनों ही सेम आती। इस पॉइंट की देखते हैं, तो लाइन ज्वाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, √2r होगी। फिर यहां से कैसे बनेगी वेलोसिटी, टेंजेंशियल 90 डिग्री पे, और क्या होगा, √2r ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, √2v। यहां से यहां जोड़ देते हैं, यहां से क्या बनेगी, ऐसे टेंजेंशियल बनेगी कितनी,
√2v, तो वही आ रही है कि नहीं वेलोसिटी सेम। तो या तो आप इस अगर रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है तो उसको ऐसे सॉल्व कर लो यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों ही सेम चीज है। जब भी प्योर रोल हो रहा है तो रोलिंग ऑब्जेक्ट का आप तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट ये उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है मान सकते हो, क्या प्योर रोटेशन हो रहा है मान सकते हो। समझ आ रही बात। और यही नहीं, आप एक्सिलरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है एक्सिलरेटेड प्योर रोलिंग, तो अपन क्या मान लेंगे जो कांटेक्ट पॉइंट है इसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट ये क्या हो रहा है प्योर रोल हो रहा है अल्फा से। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा से। इसका सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं मान, ये प्योर रोल हो रहा है किससे अल्फा से। ठीक है, तो क्या होगा सेंटर का एक्सेलरेशन निकालना है, निकालना है क्या हो जाएगा सेंटर का एक्सेलरेशन, ये r डिस्टेंस दूर है और ये अल्फा से रोटेट हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये r अल्फा, जो कि किसके बराबर होता है a के बराबर। समझ में आई, क्योंकि a बराबर r अल्फा फॉर प्योर रोलिंग। टॉप मोस्ट पॉइंट का 2a, टॉप मोस्ट पॉइंट का 2a, तो ऐसे करके आपको क्या निकल जाएगा एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा किसी पॉइंट का अगर आपको निकालना है तो, सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। क्लियर है बात, पक्का ऊपर से तो नहीं है बच्चे लोग। ठीक, अब अलग अलग सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या होगा अलग अलग, लेकिन एक कॉमन बात आप लोग को दिखेगा। देखो सपोज मैं एक तरीका बता रहा हूं, अभी आप देखें ना अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोल हो रहा है v और ओमेगा से, क्या हो रहा है बच्चों प्योर रोल हो रहा है। आप एक चीज गौर करोगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होता है, जैसे सपोज मेरे को इस पॉइंट का वेलोसिटी पता है, डेफिनेटली पता है ना, तो ये बना दिया। ठीक, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैं, किया ये ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर। मेरे को क्या पता है इस पॉइंट का भी वो पता है, क्या पता है वेलोसिटी पता है √2v होता है, मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किया। मेरे को इस पॉइंट का भी वेलोसिटी पता है, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किया। क्लियर है, मेरे को सेंटर का भी वेलोसिटी पता है कि आगे ही होता है प्योर रोलिंग में, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो मैं सब जगह से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो आप देखोगे उस इंस्टेंट पे वो जो पॉइंट एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं सब, जो नेट वेलोसिटी है किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जो नेट वेलोसिटी है उससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, वही पॉइंट आपका क्या हो रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप मान सकते हैं ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट पूरा बॉडी। क्लियर, तो अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का कोशिश करते हैं डिफरेंट उसमें, सिर्फ ये तो अभी रोलिंग का हो गया, ये प्योर रोलिंग वाला ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दूसरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट में भी लगाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है एकदम सिंपल अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो, क्योंकि प्योर रोलिंग का सॉल्व करना आसान है ना, सर्कुलर मोशन जैसा सॉल्व करना है। ठीक है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन थोड़ा सा मेहनत पड़ता है। देखो जैसे शुरू में ऐसे वाले प्रॉब्लम बना रहे थे अपन लैडर वाले जिसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे, तो उस क्वेश्चन कैसे थे कि भाई ये दीवार है और दीवार में ऐसा क्या रखा हुआ है एक रॉड रखा हुआ है, क्या रखा है बच्चों रॉड, और रॉड स्लिप हो रहा है, रॉड क्या हो रहा है स्लिप हो रहा है। तो आपको पता है ना रॉड का सपोज सेंटर ऑफ मास यहां बीच में, मान के चलो सेंटर ऑफ मास यहां का है बीच में, तो रॉड जब स्लिप होगा तो ये हाइट कुछ नीचे आएगा, ये वाला एज कुछ पीछे जाएगा, ये आपको पता है ना डेफिनेटली कि ये जो पॉइंट है रॉड का इसका वेलोसिटी अलोंग द फ्लोर होगा और इसका वेलोसिटी अलोंग द वॉल होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या जाएगा कुछ नीचे आएगा और कुछ आगे जाएगा। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रॉड रोटेट होता हुआ भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी मेरे को पता है कहां है डाउनवर्ड, है डाउनवर्ड, इस पॉइंट का वेलोसिटी कहां है फॉरवर्ड। अब मैं क्या करता हूं यहां दोनों से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, देखो ऐसा, यहां से परपेंडिकुलर कैसा बनेगा ऐसा बनेगा, बना, यहां से परपेंडिकुलर कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी तो मेरे को डेफिनेटली पता है ना, बताओ दोनों कहां कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे है कांटेक्ट में, हरी बात समझ में, यही क्या हो गया। ठीक, तो आपको बोल दिया बताओ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, आपको ऐसा पूछ दिया है क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है इस इंस्टेंट पे, जब इस एंड की वेलोसिटी सपोज v1 है, इस एंड की वेलोसिटी क्या है
v2, रॉड का लेंथ क्या है l, ठीक है, और वो एंगल θ1 θ2 बना रहा है, सब दे दिया θ1 θ2 जो भी दे दिया, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले तो ओमेगा चाहिए होगा कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन बना तो लिए हैं, हमको ओमेगा भी तो पता रहना है, हमको क्या पता रहना है, ओमेगा भी तो पता रहना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये v1 दे दिया है, इसका कंपोनेंट कर देंगे, इधर क्या आएगा v1 cos θ1, इधर क्या जाएगा बच्चों v1 sin θ1, ये आएगा। v1 को कंपोनेंट गलत कंपोनेंट कर दिया है ना, और आप लोग हाँ हाँ भी बोल रहे हो, वेरी गुड। ये इसके अलोंग आ जाते हैं, किसके, वाह अंडू अंडू, हाँ एक इससे क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा v1 sin θ1, इसका कंपोनेंट कर दो, ये एंगल θ2 तो ये भी θ2 होगा, तो आएगा v2 cos θ2, और इसका परपेंडिकुलर यानी ऐसा आएगा, है ना, v2 sin θ2, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये v2 cos θ और v1 cos θ का इक्वेट कर देंगे, उससे वेलोसिटी पता चल जाएगी, अगर अननोन है तो दिया है तो कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे एक ऊपर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 sin θ2 प्लस v1 sin θ1, इसको डिवाइड कैसे कर देंगे बच्चों l से, तो क्या निकल जाएगा ओमेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा बेटा, माइनस वी ए माइनस वी बी, और बीच का माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है समझ में। तो ये क्या निकल गया ओमेगा निकल गया। तो हम लोग मान लेंगे ये रॉड क्या हो रहा है, ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है, मान लेंगे। अब ये सेम ओमेगा से वो किसी इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v1 v2 है दोनों एच की, उस सेम टाइम में इस पॉइंट के अबाउट भी वो वैसे ही रोटेट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों लाइन ज्वाइन कर लेंगे, कर लेंगे, एक लाइन ज्वाइन किए इंस्टेंटेनियस रोटेशन से यहां, और हम लोग माने ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस अपन पता लगा लिए, ठीक, और ओमेगा इंटू सपोज ये डिस्टेंस आई आर डैश, तो ओमेगा इंटू आर डैश वेलोसिटी आ जाएगी इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आई बात। फिर उसका क्या कर लेंगे कंपोनेंट, समझ में आई बात, पक्का बच्चों। या किसी भी पॉइंट का बोल दिया, ये बीच में कोई पॉइंट का बोल दिया, कुछ नहीं, ये दोनों लाइन से जोड़ देंगे और परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस बस पता रखनी है, क्लियर है। तो उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो देगा क्वेश्चन में, फिर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो जनरल दिमाग में ये क्या रखोगे, अगर आपको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है और आपको उसको क्या में कन्वर्ट करना है, प्योर रोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, जिस पॉइंट का वेलोसिटी आपको डेफिनेटली पता रहेगा, जिस पॉइंट, दो पॉइंट के, एक से तो काम नहीं होगा, किसी दो पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको डेफिनेटली पता है, तो वो डायरेक्शन मार्क किए और वहां से दोनों से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करवा दिए, परपेंडिकुलर जहां मीट करें वही क्या बन जाएगा, हारी बात समझ में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो उनका है, नेट सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन के कारण जो है नेट वेलोसिटी, अगर आपको पता है तो डायरेक्शन वैल्यू भी पता रहेगा तो भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस इंस्टेंट पे सारी चीजें तुरंत निकल जाएंगी, पक्का। तो ये एक टूल है हमारा प्रॉब्लम इजी बनाने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे अभी इसके सवाल बनाएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी कॉन्सेप्ट बस देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट चीज, तो ये हो गया आपका रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, अब आप लोग ये लिखिए बच्चों, क्या लिखिए, हाँ अभी फ्रिक्शन और उसका वैल्यू निकाले थे अपन, अभी देखो क्या आया था, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या लिखे थे दोनों, ये था क्या, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल का, एक ऑब्जेक्ट नीचे क्या हो रहा है, अल्फा से रोल होते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है ए। तो दो इक्वेशन जो लिखे थे अपन, क्या लिखे थे देखते हैं, क्या लिखे थे, पहला इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, और fr इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा, अल्फा क्या था a बाय आर, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू अपन निकाल लिए थे, क्या आई थी, g साइन थीटा बाय 1 प्लस के,
एम आर स्क्वायर तो कट गया था, तो क्या था 1 + k, ये आपकी वैल्यू आई थी जी साइन थीटा की। अब देखो k क्या है, कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी शेप पे डिपेंड करेगा, है ना, कांस्टेंट है जो शेप पे डिपेंड करेगा। अब क्या करो, देखो बच्चों, आप ये जो वैल्यू है इसको यहां डाल दो, है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन बराबर होगा बच्चों, m कॉमन आएगा जी साइन थीटा माइनस ए, ये आएगा। तो फ्रिक्शन बराबर होगा m जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा बाय 1 + k, यह है। अब फ्रिक्शन बराबर होगा एम जी साइन थीटा, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/1 + k, एलसीएम ले लो, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ऊपर ऊपर 1 + k आएगा, -1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा k/1 + k। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में थीटा और के ये तो गिवन होगा, और सपोज म्यू भी दिया है, क्या दिया है, म्यू भी दिया है। सपोज इसी में अगर हमारा फ्रिक्शन, सपोज फ्रिक्शन निकाल लेंगे हम लोग, वैल्यू म्यू इंटू एन से निकाल लेंगे, म्यू इंटू मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है, फिर पहले सबसे इवेल्युएट क्या करेंगे, सीधा बनाना चालू नहीं करेंगे कि एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वाह मजा आ गया, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग ये पहले सोचेंगे कि देखो एम जी साइन थीटा k+1/k, तो पहले फ्रिक्शन इनफ है कि नहीं, कि प्योर रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। क्योंकि हम लोग देखो a बराबर क्या डाल चुके हैं, अल्फा बराबर a/r डाल चुके हैं, यानी a बराबर r अल्फा यूज कर चुके हैं, और उसके बाद सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालें। तो ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया है, ये हमेशा नहीं होता, जब फ्रिक्शन इनफ होता है प्योर रोल को सपोर्ट करने के लिए तब होता है। भाई फ्रिक्शन इनफ नहीं है तो ये का वैल्यू थोड़ी ले लेंगे, बात समझ में आएगी नहीं आई। इसीलिए सबसे पहले, जैसा अपन वही रॉड वाले में भी कर रहे थे प्योर रोलिंग वाले केस में, तो वैसे ही अभी भी करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये इवेल्युएट करेंगे कि फ्रिक्शन काफी है कि नहीं है प्योर रोल कराने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा k+1/k, जो बॉडी का शेप दिया है उसके हिसाब से k का वैल्यू डाल देंगे, जो मास m दिया है, ऑब्जेक्ट जो रोल हो रहा है उसका वैल्यू डाल देंगे, g का वैल्यू साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल डाल देंगे, और ये वैल्यू एक निकाल लेंगे कि फ्रिक्शन इतना चाहिए मिनिमम, ताकि क्या हो जाए, प्योर रोल हो जाए। फिर अपन देख लेंगे म्यू इंटू एन करने से उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एन यहां क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो एन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, याद रखना, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा वो लेके चलेंगे, क्लियर है बात। तो फ्रिक्शन बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहां से अपन क्या करेंगे, वैल्यू डाल के पहले ये निकाल लेंगे, और ये निकालने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगर सपोज फ्रिक्शन इनफ है तो प्योर रोल होगा, और फ्रिक्शन की जितनी वैल्यू लग रही है वो लगा देंगे, फिर फ्रिक्शन इससे कैलकुलेट करेंगे, फ्रिक्शन इतना ही लगेगा। अगर सपोज फ्रिक्शन एकदम बराबर आया, तो फिर म्यू इंटू एन वाली वैल्यू है लेंगे, फ्रिक्शन वाली क्या वैल्यू लेंगे, म्यू इंटू एन, हमेशा म्यू एन नहीं लगा देंगे, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग से कम भी हो सकता है ना, हम लोग को थोड़ी पता कौन सी वैल्यू है, तो हमेशा निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये, ठीक। ये बस चेक करने के लिए, ये दो निकालने ही है हर क्वेश्चन में, पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर बराबर है या ये छोटा है तो बढ़िया है, प्योर रोल हो रहा है, फिर एक्सीलरेशन के लिए यही ले सकते हैं सीधा। लेकिन अगर बोल दिया कि ये बड़ा रहा है और फ्रिक्शन उतना नहीं है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लगा देंगे, उसके कारण जितना रोलिंग हो रहा है, आर अल्फा हो रहा है उतना हो रहा है, और ए बड़ा होगा या छोटा होगा आर अल्फा से देख लेंगे, क्लियर बात, पक्का। ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग, एक प्रॉब्लम बनाए इससे रिलेटेड, चलिए बनाए। नेक्स्ट तो लिखिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ है, मोबाइल में, एक मिनट। ठीक है। तो अब चलो,
अपने पास क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? इंक्लाइन प्लेन। एंगल कितना? 30 डिग्री। ठीक है। अब क्या है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बच्चों एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है 4 केजी का। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है? 4 केजी। और वो क्या बोलते हैं, रेडियस इसका है 1/4 मीटर। 4 किलो का 1/4 मीटर का। ठीक है। रफ सरफेस पे रखा हुआ है। जी का वैल्यू हम लोग को बोला है कि 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और ये बोला है पहला चीज, फर्स्ट हमको बोला है मिनिमम, म्यू मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग टू टेक प्लेस। फॉर प्योर रोलिंग टू टेक प्लेस, पहले तो ये चीज निकालना है। दूसरा दूसरा हम लोग को ये बोला है कि अगर म्यू बड़ा है म्यू मिनिमम से, म्यू क्या है? बड़ा है म्यू मिनिमम से, तो हम लोग को निकालना है ए का वैल्यू। किसका वैल्यू? एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वो निकालना है। और तीसरा दिया है अगर आपका म्यू बराबर है म्यू मिनिमम बाय 2, मैंने मिनिमम जितना म्यू चाहिए उसका आधा है, तब हम लोग को निकालने बोला है ए क्या होगा उस केस में। ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपका सिचुएशन दिया हुआ है, रफ इंक्लाइन प्लेन है और ये प्योर रोल हो रहा है, तो अपन देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें सारे जो चीजें हैं एवेल्युएट हो जाएंगी, बड़े वाले भी, छोटे वाले भी और बराबर वाले भी। तो सबसे पहले तो मिनिमम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, तो हम लोग देखते हैं अगर इस आदमी को, आदमी बोलता हूं, इस ऑब्जेक्ट को प्योर रोल होना है तो मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी अपने को। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अभी जो डेरिवेशन किए थे, क्या डेरिवेशन किए थे बच्चों? फ्रिक्शन बराबर क्या होना है? mg sin थीटा k/1 प्लस के, वो ले लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, फ्रिक्शन बराबर mg sin थीटा k/1 प्लस के। तो mg, m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, sin 30 1/2, k क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है सामने? 2/5। सॉलिड का 2/5 ना, कि 2/3? 2/5। तो 2/5 बाय 1 प्लस 2/5, 7/5 आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आएगा? 4 इंटू 10/2 इंटू 5 से 5 कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 2/7, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया? 40/7 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन चाहिए। इतना क्या चाहिए? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू एन, क्योंकि इतना फ्रिक्शन चाहिए ताकि प्योर रोल हो। इतना फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए ताकि क्या हो? प्योर रोल हो। तो इसके लिए म्यू इंटू एन का वैल्यू क्या होगा देख लेते हैं। एन क्या लेंगे लेकिन यहां याद रखना, इधर डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। तो एन जो होगा वो क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। तो यहां म्यू एम जी कॉस थीटा से इसको इक्वेट कर दिए, तो क्या आएगा देखो बच्चों, म्यू बराबर 40/7 डिवाइडेड बाय एम का वैल्यू 4, 10 cos 30 √3, 2 कहां चले जाएगा? ऊपर। 7 को कहां लिख दो? नीचे। क्लियर है? 4 10 10 से 10 उड़ गया, तो क्या है बच्चों? 2/7 √3। ये किसकी वैल्यू है? म्यू मिनिमम की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू है, ताकि क्या हो? प्योर रोल। समझ में बात? ठीक है। अब म्यू बड़ा है, मतलब म्यू बड़ा है, मतलब फ्रिक्शन 40/7 से ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हमको जरूरत कितने का है? तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 40/7 ही लगेगा। कितना लगेगा बच्चों? 40/7। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, प्योर रोल के लिए जितना चाहिए उसके लिए। तो क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा देखो, ऐसा लिखते हैं देखो, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma था ना पहला इक्वेशन, तो यहां पर वैल्यू डाल दो, सीधा निकल गया। तो क्या होगा? 4 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस क्या? 40/7 बाय 4 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो 20 माइनस 40/7 बराबर 4 है। ठीक है। 4 से जा रहा है, 4 कितना जा? 10 जा, 4
5 जा 7 5 जा 35 माइनस 10 25/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये आ गया एक्सेलरेशन। कब? जब म्यू बड़ा है म्यू मिनिमम से, मिनिमम के बराबर हो या बड़ा हो, तो दोनों में यही केस लेना है। अब अगर क्या बोल दिया है, म्यू आधा है, मतलब इनफ नहीं है कि रोल हो। अब देखते हैं क्या होगा। इसको मिटाऊं, पीटाऊं क्या? पीछे चलते हैं। कहां गया म्यू? अब बच्चों फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये देखते हैं। फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब यहां म्यू तो छोटा है, म्यू कितना दे दिया है? उसका आधा, तो कितना हो जाएगा? 1/7√3। उसका आधा कितना हो जाएगा? 1/7√3। म्यू मिनिमम बाय 2 है, 1/7√3 इंटू एम जी कॉस थीटा 4 इंटू 10 इंटू √3/2। √3 से √3 कैंसल, 2 2 जा। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 20/7। म्यू आधा हो गया तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? आधा ही लगेगा। समझ में आएगी नहीं बात? अब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू अब कैसे निकालेंगे अब इस केस में? तो क्या लिखेंगे देखो, हाँ, अब एम जी साइन थीटा माइनस प्योर रोल तो होना नहीं है, होना है क्या प्योर रोल? तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अपना मैक्सिमम जो लिमिट है वो लगा देगा और उसके बाद बोल देगा सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो कितना लगाएगा वो? 20/7। कितना लगेगा बच्चों? 20/7 ही आया था ना? 20/7 बराबर एम ए डैश लिख लेते हैं अभी। अब इस केस में एक्सेलरेशन ए डैश होगा। तो एम जी कितना? 4 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 20/7 बराबर 4 इंटू ए डैश। तो ये कितना आ जाएगा? 20। 4 5 जा 4 5 जा आएगा। तो कितना हो गया? 7 5 जा 35। 35 माइनस 5 तो 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका नया एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नोट कर लो इसको फटाफट। क्लियर? एक सवाल और बनाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगला सवाल कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगा भाई, कितना बनाऊंगा मैं, तुम लोग बनाओगे। हाँ, अच्छा, वाह वाह मैडम वाह, ये बोली लड़की बात। एक मिनट रुको, अच्छा लगे छाटने दो ताकि उसको बनाने में आप लोग को मजा भी आए, है ना? इंक्लाइन प्लेन कहाँ है? हम्म 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 हम्म, सही। देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। अ बॉल mass m, radius r is released on rough inclined plane, on rough inclined plane of inclination theta। फिर friction is not sufficient for avoiding slip। Friction is not enough to avoid slip if coefficient of friction is mu। फाइंड पहला एक्सीलरेशन बॉल का, दूसरा एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
ये दो चीज आप लोग को निकालना है, यानी वेरिएबल के टर्म्स में, मास एम, रेडियस आर, ये सब के टर्म्स में। और बॉल है, बॉल को आप मान लो सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर मान लो, बॉल को क्या मान लो, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बनाइए फटाफट, मैं पॉज कर देता हूं, उसके बाद फिर प्ले कर दूंगा। चलो देखो, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपने को क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि क्या बोल दिया है, ये एंगल थीटा है, और ये बोल दिया भाई फ्रिक्शन इनफ है ही नहीं। तो फ्रिक्शन जब इनफ नहीं है तो जितना उसका ताकत है मैक्सिमम उतना ही लग के छोड़ देगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है कि नहीं, क्योंकि यही एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये एन लग रहा है, तो म्यू इंटू एन तो लगेगा मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा, एम जी म्यू कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या एक्सेलरेशन निकालना है, तो भाई यहां लग रहा है क्या, और पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो दोनों को माइनस करो, एम जी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए, है ना। तो यहां पर ए का वैल्यू निकल गया, एम 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 कट जाएगा, एम 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 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, जी कॉमन आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही आएगा बस। ठीक, अब दूसरा चीज हम लोग को ये निकालना है, क्या, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए कौन अल्फा प्रोवाइड कर रहा है भाई, खाली फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है ना, अबाउट आर। तो फ्रिक्शन क्या होगा, एफ आर इंटू आर बराबर आई अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, एफ आर इंटू आर बाय आई। फ्रिक्शन कितना, म्यू एम जी, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाय आई। आई क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, आर से एक आर कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या आया, 5 म्यू जी कॉस थीटा बाय 2r। ये किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया चलो, पक्का क्लियर है। अब दूसरी चीज, अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल होते हुए आ रहा है, कैसा आ रहा है, प्योर रोल होते हुए आ रहा है, तो हम लोग और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर सकते हैं। सपोज आप लोग को पूछ लेगा कि भाई ये सपोज इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्योर रोल हो रहा है, रफ इनफ है कि ये क्या हो रहा है, प्योर रोल होते हुए आ रहा है, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग होते हुए नीचे आ रहा है। आपको पूछ देगा ऊपर उसको रेस्ट से छोड़े थे, ऊपर उसको कैसे छोड़े थे, रेस्ट से छोड़े थे। आपको पूछ लेगा भाई इसके नीचे आते तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एंगुलर क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ दिया आप लोग को। और आपको ये दे दिया भाई ये डिस्टेंस s है और ये डिस्टेंस h है, ऐसे दे दिया एच आई टू पर ये एस, या ये थीटा दे दिया, सिंपली थीटा दे देगा तो भी काम हो जाएगा, और इंक्लाइन प्लेन का लेंथ एल, कुछ भी दे देगा, समझ रहे हो, या तो थीटा और एक साइड दे देगा, नहीं तो दोनों साइड दे देगा, ऐसा क्लियर। अब हम क्या करेंगे बताओ, फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं, अच्छा नहीं तो क्यों नहीं, हां तो क्यों, हां नहीं क्यों बोल रहे हो, पहले तुम भूमि बताओ, नहीं नहीं क्यों बोल दिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन, कुछ भी, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, हाँ सही तो बोल रहे हो, हाँ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो हर फ्रिक्शन, स्टैटिक भी काइनेटिक भी, हर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव को तो छोड़ दो, हर फ्रिक्शन वर्क करता है, कौन सा फ्रिक्शन वर्क नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क नहीं करता ना, रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है। अभी अगर प्योर रोल हो रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कोई वर्क करता है तो मैं क्या लगा सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रही बात, क्या लगा सकता हूं बच्चों, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ, आंख मूंद के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है बात। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसके पास क्या होगी, खाली टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना,
एम जी एच। ठीक, जब वो नीचे आएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन कौन सी काइनेटिक? दोनों, है ना, दोनों। एक तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी v और एक ओमेगा, यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है तो रोल होके नीचे आ रहा है तो दोनों होगी। तो ऐसा लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर v और ओमेगा दो अननोन है, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं? प्योर रोल हो रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा? v बराबर आर ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा की जगह या डाल दो, या v निकालना है तो v की जगह डाल दो और अपना सॉल्व कर लो। क्लियर है बात? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी हम लोग लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि फ्रिक्शन कोई वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। प्योर रोल होने का एक खास बात है। हाँ, स्लिपिंग हो रहा है तो फिर वो लगाना पड़ेगा, वो वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा लगाना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और ये लन फंद है सब पूरा चीज। ठीक है, बात समझ में आएगी? नहीं? बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वर्क डन नहीं कर रहा है। और एक जबरदस्त बात, ठीक, सपोज टोटल एनर्जी जो थी ना, पोटेंशियल एनर्जी, जब इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आया तो पूरी की पूरी बट गई, पूरी की पूरी बट गई। किसको? कुछ पार्ट रोटेशन को मिला, कुछ पार्ट ट्रांसलेशन, भाई दोनों का सम mgh आ रहा है ना, तो कुछ पार्ट किसको मिला? कुछ पार्ट किसको मिला? ठीक, अपन देखते हैं कितना पार्ट किसको मिला, कितना पार्ट किसको मिला, वो सॉल्व करके देखते हैं, उससे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, देखना। ठीक, सपोज मैं रिंग के लिए सॉल्व कर रहा हूं। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं बच्चों? रिंग के लिए आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ये याद रखना, रिंग के लिए आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो मैं रिंग के लिए सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो जादू, तो देखो ऐसा लिखूंगा एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, क्या लिखूंगा बच्चों? एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों सेम है कि नहीं है? मतलब जो टोटल एनर्जी थी mgh, वो दोनों में 1:1 रेशियो में बढ़ गई। क्या में बढ़ गई? 1:1 में बढ़ गई। क्लियर है बात? 1:1 बढ़ गई। जैसे अगर 100 जूल थी तो 50 जूल मिली किसको? रोटेशन को, और 50 जूल किसको मिली? ट्रांसलेशन को। ठीक, सपोज रिंग नहीं होता, डिस्क होता। क्या होता? डिस्क। तो ये होता हाफ एम आर स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती। देखो इसको मिटा रहा हूं, मिटना। हाँ, ये देखो क्या होता। पहला वाला तो यही होता, क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला होता हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये क्या है बच्चों? एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब दो पार्ट इसको मिला, एक पार्ट इसको मिला। ठीक, ये भी बोल सकते हैं अगर टोटल एनर्जी ले लो, सपोज इसको मैं काइनेटिक इसको ई बोल दे रहा हूं, तो ई प्लस 1/e कितना हो जाएगा? 2/3, 3/2 ई हो जाएगा, हो जाएगा। और इधर जाएगा तो 2/3 mgh किसके बराबर जाएगा? काइनेटिक के बराबर जाएगा। मैं सिंपली बता रहा हूं, 2:1 रेशियो में बटा। तो क्या हुआ? टोटल कितने पार्ट किए गए? 3 पार्ट, जिसमें से 2 पार्ट किसको मिला? 2 पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी किसको मिला? ट्रांसलेशन को। और 1 पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी किसको मिला? रोटेशन को। समझ में आ रही बात? पक्का? क्लियर? प्योर रोल हो रहा है तब, है ना? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सपोज मैं ले लिया एक सॉलिड स्फीयर। क्या ले लिया? सॉलिड स्फीयर। आई क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। अब बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्टली बता दो, ये प्योर होल के नीचे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन को कितना पार्ट मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन को कितना पार्ट मिलेगा ऑफ टोटल एनर्जी?
देखो, जब सामने I बराबर एम आर स्क्वायर था, 1 था सामने, 1:1 बटा 1/2 था, तो 1/2 था, तो क्या बटा 1/3 रोटेशन को, 2/3 1/2 1:2 ना, तो 1 और 2 का क्या हो जाता है 3, तो 3 पार्ट में बटा, एक पार्ट किसको मिला रोटेशन को और 2 पार्ट किसको मिला ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन के सामने ही हमेशा 2/7 2/5 ये सब लग रहा है ना, तो कम उसी को मिलेगा, ज्यादा किसको मिलेगा ट्रांसलेशन को। ठीक है, अब ये सामने क्या लिखा है, तो 2/5 के 2 पार्ट करो तो एक होगा 2/7 और एक 5/7 किसको मिलेगा, ज्यादा वाला मिलेगा ट्रांसलेशन को, और कम वाला क्या मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ए यार ये सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये टी है और ये आर, कहां उल्टा लिखा हूं, सही तो है हाँ। ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ठीक है समझ में आया, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है। तो अगर ऐसा बोल देगा आप लोगों को क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन इनफ है, क्या है बच्चों, फ्रिक्शन इनफ है कि आप कंजर्वेशन लगा सकते हो, वो आप क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इनफ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है 0, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट mgh लिखा हुआ है तो सीधा v ओमेगा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि भाई टोटल एनर्जी mgh इतना है, रेस्ट से ऊपर छोड़े तो टोटल एनर्जी इतना है, आप टोटल एनर्जी का इतना पार्ट हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर दोगे तो डायरेक्ट v निकल गया, इतना पार्ट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से तो डायरेक्ट ओमेगा निकल गया, तो ऐसा भी आप लोग सॉल्व शॉर्टकट में कर सकते हो। क्लियर है बात, ऊपर से तो नहीं है, पक्का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, किसमें, कंजर्वेशन एनर्जी में, इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहे तो, है ना। तो इसमें ऐसे टाइप के सवाल आ जाएंगे बच्चों, जब आपको ना ऐसा दे देगा ये ऐसा टाइप का सवाल दे देगा, तो इसमें क्या बोल देगा, देखो ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक सेंटर तक, ये बोल देगा ये रफ है, और ऐसा वैसा रफ नहीं, रफ इनफ, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट बोल देगा आप ये स्मूथ है, ये पार्ट क्या है बच्चों, स्मूथ, तो आपको बोलेगा भाई एक छोटी सी स्पेरिकल बॉल थी जिसका रेडियस नेग्लिजिबल है लगभग, लेकिन हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, लेकिन ऐसे ऐसे बोल दिया, तो आपको बोलेगा भाई ये H1 दे देगा, ये क्या दे देगा H2, ये क्या हो गया, ये क्या दे देगा H2, बोलेगा ये H1 है ये H2 है, बताओ भाई ये जब बॉल निकलेगी, और ये एंगल भी दे देगा आप लोग को, ये हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रखने में, थीटा ऐसा भी दे देगा। आप बोलेगा भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इसकी जमीन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी और लेंथ फन, समझ रहे हो, कुछ भी पूछेगा, तो अपने को कुछ करना नहीं है, क्या करना है, देखो यहां से यहां क्या है, यहां से यहां क्या है, प्योर प्योर रोलिंग हो रही है, तो जो भी mgh1 होगा ना, mgh1 होगा उसका कुछ पार्ट ट्रांसलेशन को मिलेगा और कुछ पार्ट रोटेशन को मिलेगा, उसके बाद तो सरफेस क्या हो गई स्मूथ, तो उसके बाद जो रोटेट हो रही है वो चेंज नहीं होगी, वो तो उतनी ही होगी। फिर जब ये ऊपर चढ़ेगा तो सिर्फ कौन कम होगा, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो कम होगी, mgh उसी को कम करेगा, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा तो ओमेगा के साथ छेड़छाड़ हो नहीं सकती, बात समझ में आएगी नहीं है? तो क्या लगेगा आपको हाफ एम वी वाला। फिर यहां पर आप वेलोसिटी पता लगा देंगे, एंगल दिया है तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, तो वहां से वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करके मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे, फिर H1 को H2 को उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा जमीन से कितनी हाइट। तो ऐसे टाइप का आपको सवाल पूछ सकता है, आधा पार्ट रफ आधा पार्ट स्मूथ, तो अब समझ जाना रफ और स्मूथ बोलने से क्या मतलब है। अगर दोनों ही स्मूथ स्मूथ दे दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट रोल क्यों होगा, फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा तो रोल नहीं होगा, रोल नहीं होगा तो बस वो सीधा सीधा स्लाइड होगा और स्लाइड होकर ऊपर चल जाएगा, बात समझ में आई, पक्का। तो ऐसे टाइप का आप लोगों को सवाल पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, पक्का। आगे बढ़े, चलिए बनाएंगे, जब सवाल बनाएंगे तो देखेंगे। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, एक एग्जांपल है ना, ये आप लोग बनाइएगा, एक m मास का r रेडियस का सॉलिड स्फीयर, क्या है बच्चों, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और ये हाइट दे दिया बच्चों आप लोग को h, और प्योर रोलर है, रफ इनफ है ताकि क्या हो प्योर रोल, तब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन में पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी निकालिए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया, उसका काम नहीं होगा लेकिन फिर भी दे दिया ऐसे। चलिए निकालिए जल्दी जल्दी, मैं पॉज करता हूं, फिर आप लोग जब बना लेंगे प्ले करेंगे, तुरंत बना ली। हाँ देखो, तो क्या होगा इस सवाल में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा, तो कंजर्वेशन एनर्जी लगते हैं तो इसके बाद टोटल एनर्जी अभी कितना है
mgh। ठीक, mgh सॉलिड स्फीयर है तो पोटेंशियल और काइनेटिक में बटना है तो कैसे बटेगा, 2/5 होता है सामने, तो 5/7 किसको मिलेगा, ट्रांसलेशन को, और 2/7 ऑफ टोटल एनर्जी किसको मिलेगा, रोटेशन को। तो mgh टोटल एनर्जी का क्या करता हूं मैं, 5/7 क्या कर देता हूं बच्चों, 5/7। तो ये किसको मिलेगा, सिर्फ ट्रांसलेशन को। m से m कट गिस, 2 ऊपर जाएगा तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 10gh/7। तो v का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 10gh/7। क्लियर है। और ओमेगा चाहिए तो 2/7 इंटू mgh, ये 2/7 किसको मिलेगा, हाफ आई। आई का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। m से m कट गया और ये आर स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा 1/r, और ये 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया 10/7 gh का अंडर रूट, या v निकल गया तो v बराबर आर ओमेगा करो। ठीक है, ओमेगा बराबर v/r। समझ में आया, पक्का। तो ये आप लोग को हो गया, सिंपल से सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते बच्चों, अभी तो ऊपर से नीचे आ रहा था रोल, अब एक क्वेश्चन ले लेते नीचे से ऊपर जाने वाला। तो देखो, सपोज ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा, और प्लेन कैसा है, रफ इनफ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से अप द इंक्लाइन प्लेन इनिशियल वेलोसिटी u देके फेंक रहे हैं। क्या करें, u देके फेंक रहे हैं और ओमेगा से वो रोटेट हो रहा है, u देके फेंक रहे हैं और ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक, और रफ इनफ है कि हमेशा क्या होगी, प्योर रोलिंग होगी, हमेशा क्या होगी, प्योर रोलिंग होगी, हमेशा प्योर रोलिंग होगी। ऐसा रफ इनफ है कि हमेशा प्योर रोलिंग करेगी। तो हमको बताना है कि ये ऊपर तक जाएगा कहीं ना कहीं तक, तो हमको ये बताना है कि सबसे पहला बात एच मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। ठीक, और इसका ये जब ऊपर जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, दूसरा इसका अल्फा क्या है। ठीक, अल्फा क्या है, समझ में आया? और कुछ पूछा है क्या, और कुछ नहीं पूछा। हाँ, एक और चीज, फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, तो देखो इस प्रॉब्लम को अब हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो सपोज ये रोल होते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो ये तो स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, अपन बीच में कहीं का एक डायग्राम बनाते हैं। तो बीच में कहीं वेलोसिटी क्या होगा, इसका v होगा, और उस वक्त ये ओमेगा डैश से सपोज रोटेट कर रहा है। अब बताओ इसका एक्सीलरेशन कहां होगा, ऊपर की नीचे, नहीं पता ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। गेस कर रहे हो क्या, तो यहां फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, mg साइन थीटा, यहां फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, mg cos थीटा, ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, n। अब बताओ, लाइट गोल हो गया, निकालो, चलो निकालो। ऐसा सोचो, जब ऊपर जाते जा रहा है u क्या हो रहा है, कम होगा ना, जनरली बात है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, u कम हो रहा है। अब u कम हो रहा है तो r ओमेगा को क्या करना है, उसको कम करना है कि बढ़ाना है, बढ़ाना है। वाह, प्योर रोलिंग है ना सर, तो जब ये कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, कम होगा ना। अब वो कम होगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना कि वो जिधर रोल हो रहा था उस ओमेगा को कम करना है तो टॉर्क उसके उल्टा लगे। तो टॉर्क उल्टा कब लगेगा, जब फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन लगे। समझ में बात, तो लगाओ फ्रिक्शन, लगाओ, निकालो। अरे यार दिमाग खराब हो जाता है मेरा। चलो लास्ट पार्ट काट दूंगा मैं, बाकी हो तो गया, खत्म ही है पूरा सवाल। हाँ, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर m है,
जो ए होगा वो ए होगा, नहीं ठीक। फ्रिक्शन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, तब तो वेलोसिटी कम हो रही है सेंटर ऑफ मास की, नहीं तो कम क्यों होगी? हाँ हाँ